हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? हम यूनिट नंबर 4 कर रहे हैं और यूनिट नंबर 4 में हमने अभी तक जो किया है, एक तो साइकिल ऑफ इरोजन किया है और नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को किया है। ठीक है, तो 2 टॉपिक हो चुके हैं, इसमें अभी 4 टॉपिक और भी बाकी बचे हुए हैं, जिसमें से आज हम तीसरा टॉपिक पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, जिसको हम एयोलाइन लैंड फॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एयोलाइंस जो होता है उसकी स्पेलिंग यदि आप देखेंगे तो AEOLIAN, एयोलाइन लैंड फॉर्म्स के रूप में हम कहते हैं। तो इन्हीं एयोलाइन लैंड फॉर्म्स का आज हम यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से ये लैंड फॉर्म्स बनती हैं। तो देखिए, पवन जहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है तो वह स्थान कौन सा होता है? पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वह हमेशा ही सबसे ज़्यादा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो होते हैं, डेजर्ट और सेमी डेजर्टेड एरिया जो होते हैं, वहाँ पर मैंने क्या कहा, शुष्क और अर्ध शुष्क, मतलब डेजर्ट और सेमी डेजर्ट जो एरियाज होते हैं वहीं पर पवन है जो अपने द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं मुख्य रूप से आपको मिलती हैं। तो जो ये डेजर्ट हैं, डेजर्ट कहाँ पर मिलते हैं? डेजर्ट यदि आप देखें तो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जो बेल्ट है विश्व में, सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की जो बेल्ट है, यहाँ पर मुख्य रूप से विश्व के सारे जो डेजर्ट हैं वो विद्यमान है सब ट्रॉपिकल बेल्ट के अंदर। ठीक, तो अब यहाँ पर जब सब ट्रॉपिकल एरियाज़ है तो यहाँ पर क्या होते हैं, डेजर्ट होते हैं। अब डेजर्ट भी कई तरह के होते हैं। डेजर्ट देखें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो डेजर्ट होता है उसको हम बोलते हैं हमादा, हमादा टाइप ऑफ डेजर्ट। दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं रेग, रेग टाइप ऑफ डेजर्ट। और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अर्ग टाइप ऑफ डेजर्ट, ERG, अर्ग, अर्ग टाइप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, जो हमादा टाइप ऑफ डेजर्ट होता है उसमें क्या होता है, उसमें पथरीली भूमि होती है और पथरीली भूमि के ऊपर थोड़े थोड़े से रेत उड़ता रहता है और कटीली झाड़ियाँ इसके ऊपर लगी रहती हैं। तो रेत प्लस में पथरीली भूमि होती है, पूरा पत्थरों का डेजर्ट होता है। पत्थर नीचे उसका बेसमेंट जो होता है मरुस्थल का, वो क्या होता है, वह पथरीला होता है। हमादा डेजर्ट है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जो डेजर्ट है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स है जो, उस डेजर्ट्स को भी हम हमादा का डेजर्ट्स बोलते हैं। इसके साथ साथ हमादा टाइप ऑफ डेजर्ट है जो सहारा के लीबियन डेजर्ट्स है, जो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, अफ्रीका के नॉर्थ में जो सहारा डेजर्ट है वहाँ पर लीबियन डेजर्ट भी है, वह भी हमादा टाइप ऑफ डेजर्ट माना जाता है। इसके साथ साथ नंबर 2 होता है रेग, रेग टाइप ऑफ डेजर्ट। देखिए, रेग टाइप ऑफ डेजर्ट्स में क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे पथरीला डेजर्ट्स जिसको बोलते हैं हम, छोटे छोटे से पत्थर, छोटे उससे थोड़ा बड़ा और फिर उससे बड़ा, इस तरह के जो डेजर्ट्स होते हैं, इस पथरीले डेजर्ट्स को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेग टाइप ऑफ डेजर्ट। और तीसरा जो डेजर्ट होता है उस जिसको हम अर्ग कहते हैं, अर्ग टाइप ऑफ डेजर्ट, चलता हुआ डेजर्ट्स, क्योंकि रेत उड़ता रहता है, यहाँ से उड़ करके वहाँ पर डिपॉजिट हो गया, वहाँ से उड़ करके वहाँ पर डिपॉजिट हो गया। तो क्या होता है, इस तरह के डेजर्ट को हम रेग टाइप ऑफ या फिर रेतीला डेजर्ट कहते हैं। इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि रब अल खाली है। रब अल खाली जो हमारा सऊदी अरब है उसके अंदर जो डेजर्ट पाया जाता है, उस डेजर्ट्स को भी हम, और सहारा में भी इस प्रकार के डेजर्ट्स हैं जो मिलते हैं, रेतीले डेजर्ट्स। तो जो अर्ग के उदाहरण हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमें पता होना चाहिए कि जो डेजर्ट होते हैं, डेजर्ट में जो पवन द्वारा किया जा कार्य है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्य करती है। वहाँ पर जो पवन होती है, पहला जो काम करती है वह करती है अपर्दन का काम। ठीक है, दूसरा जो काम करती है वह करती है डिपोजिशन का काम, मतलब एक जगह से वह इरोजन करती है, काटती है, और दूसरी जगह पर वह ले जा कर के डिपॉजिट कर देती है। तो यह 2 मुख्य रूप से यहाँ पर उसके काम होते हैं। ठीक है, अब इरोजनल वर्क ऑफ रिवर की यदि हम बात करें, अपर्दन द्वारा जो उसके जो काम होते हैं वह कौन से होते हैं, उसमें 3 प्रोसेस शामिल रहते हैं अपर्दन के अंदर। ठीक है, पहला होता है डिफ्लेशन, मतलब अपवाहन। ठीक है, दूसरा जो होता है एब्रेशन, एब्रेशन मतलब अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब क्या कहा था कि अपनी ही जो ज़मीन होती है, ज़मीन को काटते हुए, अपनी तल को काटते हुए, जो धूलकण जब तीव्र गति से हवा चलती है तो वहाँ पर अपनी ही भूमि को, नीचे ज़मीन को काटते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं अपघर्षण, या फिर बोलते हैं
एब्रेशन और एट्रीशन मतलब सन्निघर्षण। जब धूल कण उड़ रहे होते हैं तो वह उसके कण आपस में टकराते हैं और टकराने से जो चूरा बन जाता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एट्रीशन। तो ये तीन यहाँ पर मुख्य रूप से इसके प्रोसेस शामिल रहते हैं। इसके पवन द्वारा जब कार्य किए जाते हैं उसके अंदर इरोजन लैंड फॉर्म बनाती है। जब इरोजन लैंड फॉर्म बनाते वक्त वह मुख्य रूप से यही तीन कार्य करती है, डिफ्लेशन के बाद है एब्रेशन और फिर एट्रीशन। ठीक है, तो तीन कार्य होते हैं। डिफ्लेशन में क्या करती है, तो डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है, डिफ्लेशन में जो डेजर्ट के अंदर क्या होता है, जो वेदरिंग प्रोसेस से जो जितनी भी चट्टानें टूट फूट जाती हैं और उनके जो छोटे छोटे से कण बन जाते हैं वेदरिंग प्रोसेस से, और जब हवा तेज़ चलती है तो उन कणों को अपने साथ उड़ा कर ले जाती है, ठीक है, और कहीं किसी दूसरे स्थान पर ले जाकर उनको डिपॉजिट कर देती है। तो डेजर्ट के अंदर जब इस चीज़ को उड़ा कर ले जाती है तो वहाँ पर जो तल है जो डेजर्ट का वो थोड़ा नीचा हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक खड्डा रूप में बड़ा खड्डे टाइप में वह स्थान बन जाता है, और उस स्थान को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन बोला जाता है उसको, या फिर अवनमन, हिंदी में कहेंगे अवनमन और इंग्लिश में कहेंगे उसको डिप्रेशन। वहाँ पर बन जाता है, मतलब थोड़ा सा गहरा आजू बाजू के एरिया से गहरा क्षेत्र बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अपवाहन मतलब डिफ्लेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि जो पवन होती है उसका अपर्दन है वह मुख्य रूप से किन किन बातों से निर्धारित होता है। तो सबसे पहला जो अपर्दन है वह पवन का जो वेग होता है, वायु की जो स्पीड होती है, एयर की जो स्पीड होती है उसके द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, यदि जितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पर अपर्दन होगा, वह काटने का काम करेगा। जो उसके अंदर धूल कण जो उड़ रहे होते हैं वह गोली की रफ्तार से वहाँ पर टकराते हैं चट्टानों से, और जो कमज़ोर चट्टानें होती हैं उनका अपर्दन कर देती हैं। उसमें अलग अलग प्रकार की वहाँ पर फिर संरचनाएं तैयार होती हैं। ठीक है, उन संरचनाएं कौन सी तैयार होती हैं वह हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, उसके बाद शैल की संरचना। देखो, जब शैल जो चट्टान है, शैल मतलब चट्टान मतलब रॉक्स की जो संरचना है वह किस प्रकार की चीज़ों से बनी हुई है, क्या वह कठोर है, क्या वह कोमल चट्टानों से बनी हुई है। तो यदि कोमल चट्टानों से बनी हुई है तो उसका ज़्यादा अपर्दन होता है। उसके बाद धूल कण का आकार व उसकी ऊंचाई। देखिए, धूल कण का आकार जो होता है वह भी अपर्दन को निर्धारित करता है। मुख्य रूप से जो धूल कण होते हैं, धूल कणों का यदि हम बात करें तो वह 6 फुट से ज़्यादा है जो अपना अपर्दन कार्य उनका नहीं हो पाता है। 6 फुट तक के अंदर जितना भी आपका उसके अंदर ज़मीन से लेकर के 6 फुट तक का जितना भी एरिया आता है उसके अंदर जितनी भी प्रकार की, चाहे चट्टान है, चाहे कोई अलग प्रकार का स्ट्रक्चर खड़ा है, तो उसके ऊपर वह ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, और जो लास्ट जो इसके अंदर पॉइंट आता है वह होता है जलवायु मतलब क्लाइमेट। जब क्लाइमेट जहाँ की बात कर रहे हैं, यदि क्लाइमेट क्या करता है, क्लाइमेट किसी भी स्थान के अपक्षय को निर्धारित करता है कि वहाँ पर किस प्रकार का अपक्षय होगा। अपक्षय मतलब वेदरिंग, मैंने जो बताया था, जहाँ पर जितनी भी ज़्यादा वेदरिंग होगी वहाँ पर उतना ही ज़्यादा पवन है, जो हवा है वह क्या है, वह एक्टिव होगी। ठीक है, तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अपक्षय जो होता है वह ज़्यादा अपक्षय होता है, वहाँ पर फिजिकल वेदरिंग ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि वहाँ पर अपना जब हवा चलती है और जो अपक्षय वेदरिंग की वजह से जो शैल चूर्ण बनता है उसको अपने साथ उड़ा करके वह ले जाती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो पवन द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ हैं उसमें अपर्दन द्वारा बनाई जाने वाली स्थलाकृतियाँ कौन सी है, जिसमें सिर्फ अपर्दन काम कर रहा होता है, मतलब इरोजनल लैंडफॉर्म्स है इन एयरलाइन एरियाज़। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहला जो आता है उसको हम बोलते हैं ब्लो आउट। ठीक है, ब्लो आउट मतलब वात गर्त। ठीक, वात गर्त बोलते हैं उसको। गर्त मतलब खड्डा, वात मतलब वायु द्वारा निर्मित खड्डा, ब्लो आउट। ठीक है, तो अब इसको ये किस प्रकार से बनता है, देखिए, जब हवा चल रही होती है तो हवा जब यूँ घूमने लगती है,
तो घूमती है, तो वह जब घूमती घूमती वो नीचे जो एक खड्डा बना देती है, खड्डा बना देती है। तो जो जो और वहाँ से रेत है जो उड़ करके कहीं और चला जाता है और वहाँ पर एक गर्त बन जाता है, मतलब खड्डा बन जाता है। ठीक है, तो वो इस खड्डे को ही हम क्या कहते हैं, इसको हम वात गर्त कहते हैं या फिर ब्लो आउट कहते हैं। ब्लो आउट के अंदर अब क्या होता है कि जैसे वहाँ वहाँ जो है मिट्टी बीच वाले क्षेत्र से जहाँ पर हवा घूम रही वहाँ उड़ करके कहीं दूसरे एरियाज़ में चली जाती है। और इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यदि मैं कहूँ तो यूएसए के अंदर व्योमिंग नामक जो प्रोविंस है वहाँ पर बिग होलो नाम का एक एक बहुत बड़ा वात गर्त वहाँ पर मिलता है, जिसकी यदि मैं बताऊँ 14 किलोमीटर वो लंबा है, 8 किलोमीटर वह चौड़ा है और 100 मीटर वह है गहरा गर्त वहाँ पर बना हुआ है। तो अब उसके बाद यदि दूसरा कहें तो डिफ्लेशन होलो की बात करते हैं। तो डिफ्लेशन होलोज मतलब अपवाहन गर्त। अपवाहन गर्त में अभी मैंने अपवहन वाला जो आपको बताया था, डिफ्लेशन एक मुख्य कार्य होता है समुद्र के अंदर। तो वहाँ पर क्या करती है जो हवा चलती है वह कई बारी क्या कहते हैं रेत को इतना नीचे तक ले जाती है कि वह जो हमारा जो नीचे का वाटर टेबल होती है वहाँ तक उस पूरे के पूरे रेत को उड़ा देती है और बहुत बड़े एरिया में इस प्रकार यह कार्य होता है। तो वहाँ पर क्या होता है समुद्र के बीच मरुस्थल के बीच में क्या होता है, मरुस्थल के बीच में एक तरह का एक ओशियस डेवलप हो जाता है। वहाँ पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर उगाते हैं और हरियाली वहाँ पर हो जाती है। वहाँ पर पानी मिलने लगता है। कई बार यह क्षेत्र दलदल के रूप में भी डेवलप हो जाता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण यदि मैं आपके सामने दूं तो मिस्र में एक फ्यूम नाम का गर्त है जो कि समुद्र तल से भी 100 मीटर नीचा है। ठीक है, तो ये इसके एक उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट जो है वह चीज़ देखते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वह आता है हमारा मशरूम और गारा। नेक्स्ट टाइप की जो टोपोग्राफी यहाँ पर देखने को मिलती है उसको हम कहते हैं मशरूम या गारा। मशरूम कह लो या फिर गारा कह लो। तो क्या कहते हैं या फिर इसको हिंदी में कहें तो छत्रक कह दे। जैसे कि आपने मशरूम को देखा होगा, मशरूम में छतरी नुमा आकृति होती है, ऊपर से छतरी की तरह होता है और नीचे से उसमें एक जो उसका लगा रहता है तना लगा रहता है, वह ज़मीन से जुड़ा रहता है। इसी प्रकार की आकृतियाँ हैं जो हमारा जो है मरुस्थल के अंदर भी डेवलप होती हैं। तो वह किस प्रकार से डेवलप होती हैं कि वह वहाँ पर जो हवा चलती वह मुख्य रूप से 6 फीट तक वहाँ पर एक्टिव रहती हैं। और वहाँ पर जब वह कटिंग करती हैं तो जो चट्टान है उसके नीचे से कटिंग करती है। जब नीचे से वह कटिंग कर देती है और ऊपर है जो छतरी नुमा आकृति डेवलप हो जाती है। तो इस प्रकार के अनेकों छत्रक हैं जो मशरूम हैं वह हमारे राजस्थान में भी जोधपुर नामक स्थान पर देखने को मिलते हैं और सहारा में इसको गारा कहा जाता है। तो यह प्रोसेस होता है। उसके बाद आता है जूजेन नाम की टोपोग्राफी आपको देखने को मिलती है। इसमें जो नेक्स्ट टाइप ऑफ टोपोग्राफी होती है उसको हम जूजेन कहते हैं। अब जूजेन टाइप ऑफ टोपोग्राफी में क्या होता है कि जो चट्टानें जो होती हैं वह एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, एक एक के ऊपर एक इस प्रकार से। तो एक चट्टान कोमल होती है, एक चट्टान कठोर होती है। जो कोमल और बीच में उनके दरारें भी होती हैं। तो क्या होता है कि जहाँ पर दरार होती है वहाँ से अपक्षय होना स्टार्ट हो जाता है, अपर्दन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और जो कोमल चट्टानें हैं वह धीरे धीरे करके कटना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसकी आकृति है जो वह एक जिस प्रकार से शाही की दवात होती है, नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर से इस प्रकार से ढक्कन उसका लगा रहता है। तो उस प्रकार की आकृति यहाँ पर बन जाती है। तो इस प्रोसेस में जो टोपोग्राफी डेवलप होती है वह अपने नज़दीकी एरिया से लगभग 40 से 45 मीटर ऊंची होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि कठोर चट्टानें हैं जो वह ऊपर शाही की जो दवात होती है वह उसकी जो कैप होती है उसके रूप में आप मान लीजिए, और नीचे जो है उसकी जो नेक होती है, नेक इस प्रकार से होती है। ऊपर गोल ढक्कन हो गया, नीचे से नेक हो गई शाही की दवात, और फिर इस प्रकार से आकर के पूरी आकृति जब बनती है तो उसी प्रकार की आकृति यहाँ पर डेवलप हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जूजेन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो
आती है उस टोपोग्राफी, उसको हम क्या कहते हैं, यारडंग। यारडंग यारडंग जो होता है वह विशुष्क क्षेत्रों में बनने वाली कठोर तथा जो सॉफ्ट चट्टानें होती हैं, वह जब हम लंबवत लंबी इस प्रकार से बिछी रहती हैं तो वहाँ पर समानांतर एक दूसरे के पैरेलल जब वो बिछी रहती हैं तो वहाँ पर जा कर के यह यारडंग टाइप की टोपोग्राफी बनती है, क्योंकि जो कोमल चट्टानें होती है उनका शीघ्र ही अपरदन हो जाता है, और 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 जो कठोर चट्टानें हुआ है यूँ की यूँ खड़ी रहती हैं, तो खड़ी खड़ी रहती हैं, जो कि ज़मीन से लगभग 50 से 60 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं। और जो आपने देखा होगा मरुस्थल के अंदर इस तरफ भी पहाड़ है, इस तरफ भी पहाड़ है, और फिर एक गलियारा है, फिर पहाड़ है, तो ये जो इसको गलियारे के रूप में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा आपका यारडंग। यारडंग के बाद बनता है इंसेलबर्ज। इंसेलबर्ज जो इंसेलबर्ज होता है वह किस प्रकार से डेवलप होता है, देखिए जब लंबे समय से किसी स्थान पर अपरदन होता रहता है, वहाँ से जो चट्टानें हैं वह घिसती रहती हैं और हवा उनको उड़ा कर लेकर जाती रहती है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक बहुत बड़ा लंबा समतल क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, समतल क्षेत्र बन जाने की वजह से वहाँ पर क्या होता है कि कहीं कहीं पर छोटे छोटे से जो पत्थरीले टीले टीले बन जाते हैं, जो कि क्या कैसे लगते हैं कि वह इस प्रकार से लगते हैं जैसे कि कहीं कोई आइलैंड बना हुआ हो समुद्र के अंदर, बीच में जिस तरह आइलैंड होते हैं, द्वीप होते हैं, उस प्रकार के द्वीप नुमा ये जो उस समतल मैदान के अंदर छोटे छोटे से पत्थरील जो टीले हैं, जो पत्थर के टीले हैं, जो वह रह जाते हैं, और इसको हम रेजिडुअल टोपोग्राफी भी कहते हैं इसके अंदर इंसेलबर्ग को है। तो यहाँ पर जब इसका अध्ययन किया जा रहा था अफ्रीका के अंदर कालाहारी मरुस्थल में, तो वहाँ पर पाए जाने वाले टीलों को इंसेलबर्ग का नाम दिया गया था। इसी के बाद से जहाँ भी इस मरुस्थल के अंदर समतल मैदान में इस प्रकार के जो पथरीले टीले मिलते हैं, उन टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाने लगा। और इसके अनेक उदाहरण विश्व में देखने को मिलते हैं। ग्रेनाइट से बने हुए जो इंसेलबर्ग होते हैं वह क्या होते हैं, गुंबदाकार होते हैं। ठीक है, और जबकि जो बलुआ पत्थर से बने हुए होते हैं वह खम्भों जैसे 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 खड़े प्रतीत होते हैं। नाइजीरिया और अल्जीरिया में अनेक प्रकार के आपके इंसेलबर्ग पाए जाते हैं। भारत में भी कर्नाटका के रायचूर जिले में के निकट कूप घाट में इंसेलबर्ग मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो फेमस जो प्रसिद्ध आपकी आयरिस चट्टान है वह इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है इंसेलबर्ग का ही। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद भू स्तंभ या फिर डिमोइसल नाम की जो एक आकृति बनती है उसकी बात करते हैं। भू स्तंभ और क्या कहते हैं, डिमोइसल। ये क्या होता है, तो डिमोइसल या फिर भूस्तंभ की बात करें तो क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कि जो मरुस्थल होते हैं वहाँ पर हॉरिजेंटली कुछ चट्टानें होती हैं और वह कठोर होती है ऊपर से। जब कठोर चट्टानों के नीचे का जो भूभाग है वह बचा रहता है, जबकि उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह उसका अपरदन होता रहता है। तो जब अपरदन होता रहता है तो जहाँ पर कठोर चट्टान ऊपर होती है वह एक स्तंभ के रूप में खड़े हुए दिखाई देते हैं, जिसका ऊपर वाला जो टुकड़ा है वह क्या होता है, वह कठोर चट्टान से बना हुआ होता है, और नीचे की भूमि चाहे वह कोमल चट्टानों से बनी हुई हो तो क्या होता है, वह भूस्तंभ के रूप में नज़र आता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भूस्तंभ या फिर डिमोइसेल। उसके बाद आता है मीसाज और बूटे। मीसाज और बूटे भी एक तरह के क्या होते हैं कि भूस्तंभ की तरह ही एक आकृति होती है। उसमें क्या होता है कि चट्टानें हैं जो वह क्या होती हैं कि एक दूसरे के ऊपर यूं टुकड़ों के रूप में नीचे की तरफ बढ़ती हैं और स्तंभ के रूप में ऊपर खड़ी हुई दिखाई देती हैं, लेकिन वह टुकड़ों के रूप में होती हैं। ठीक है, तो जो छोटी आकृति है उसको हम क्या कहते हैं, मीसाज जो होते हैं वह बड़े आकार की टोपोग्राफी होती है, जबकि जो बूटे जो होता है वह छोटे आकार का होता है, क्योंकि मीसाज का ही जब निरंतर क्या कहते हैं अपरदन होता रहता है, उसका आकार छोटा होता रहता है, तो वह बूटे में तब्दील हो जाता है। तो इसकी आकृति आपको बराबर में दिखाई जा रही है, इस आकृति से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये मीसाज है और ये बूटे है। ठीक है, बड़े वाला है वह मीसाज है और छोटे वाला आपका बूटे है। उसके बाद जो नेक्स्ट टोपोग्राफी जो आपकी आती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोन लैटिक। स्टोन लैटिक मतलब क्या होता है, लैटिक मतलब होती है छलनी।
ठीक है, छलनी टाइप में। तो स्टोन लैटिक या फिर कह लें इसको पाषाण पाषाण जालक। तो इसमें क्या होता है कि जो एक चट्टान होती है, चट्टान के अंदर कुछ हिस्से उसके कमज़ोर कमज़ोर या फिर कोमल पदार्थ से बने होते हैं, कुछ कुछ कठोर पदार्थ से बने होते हैं। तो जो इसी प्रकार से कोमल कठोर करके चट्टान बनी रहती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर जो कोमल चट्टान है वह अपर्दन द्वारा ख़त्म हो जाती है, वह अपर्दन द्वारा वहाँ से उड़ा कर ले जाती है हवा है। लेकिन क्या होता है, कठोर चट्टान खड़ी रह जाती है, लेकिन उसके अंदर जगह जगह पर छिद्र नज़र आते हैं। तो इस छिद्र नुमा आकृति को ही हम पाषाण जालक या फिर स्टोन लैटिक कहते हैं। रॉकी पर्वतमाला में इसके अनेकों उदाहरण आपके दिखाई देते। तो यहाँ पर बात देखने की है, जैसे कि हम पाषाण जालक हमने देखा, स्टोन लैटिक जिसको हम कहते थे, जब धीरे धीरे करके जब ये चट्टाने जब ये साइज जब बड़ा होने लगता है, जब सारे के सारे जो इसके अंदर जो जाली बनी थी, कहीं कहीं पर छोटे छोटे छिद्र हुए थे, वे सारे टूट करके एक बड़ा वहाँ पर छिद्र हो जाता है। तो इस पूरे बड़े छिद्र को हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, विंडो, मतलब कि पवन द्वारा निर्मित खिड़की वह बन जाती है। तो चट्टान के अंदर आपने कई बार देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा कि एक पूरे का पूरा छेद नज़र आता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। इसी प्रकार से कई बार जब आकृति बनती है तो वह आकृति ऊपर से पुल का काम भी करती है, उसको हम ब्रिज कहते हैं। और डाइकेंटर और वेंटिफेक्ट्स भी यहाँ पर बनते हैं। डाइकेंटर और वेंटिफेक्ट्स क्या होते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारा ड्राइकेंटर और वेंटिफेक्ट्स और ज़्विकेंटर्स, ये 3 टोपोग्राफी यहाँ पर बनती हैं। तो तीनों में देखिए क्या होता है, जब किसी मरुस्थलीय भाग में बड़ी बड़ी चट्टानें, उन पर जब फिजिकल वेदरिंग होती है तो वह टूट कर क्या होती है, वह टुकड़ों में बट जाती है। टुकड़ों में बट जाने के बाद क्या होता है कि वह भारी चट्टान होती है, हवा उसे उड़ाकर तो नहीं ले जा सकती, लेकिन जिस तरफ से मान लिया जाए चट्टान इस प्रकार से पड़ी है और हवा ऐसे चल रही है, जब हवा उससे टकराती है तो उसके इस वाले फेस को क्या करती है, वह काट छाट कर क्या कर देती है, वह चिकना कर देती है, सुडौल कर देती है। तो क्या होता है, इस प्रकार के जो पत्थर होते हैं, वहाँ 3 प्रकार के पत्थर होते हैं। तो पहला जो पत्थर होता है उसमें एक ही पार्श्व होता है, मतलब एक ही नुकीला किनारा होता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं वेंटिफेक्ट्स, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेंटिफेक्ट्स, VENTIFACTS, वेंटिफेक्ट्स बोलते हैं उसको। जबकि जिसके अंदर हमारे 2 एब्रेडेड फेस होते हैं, मतलब कि 2 उसके पार्श्व किनारे होते हैं, ठीक है, और 2 किनारों को काट करके वह प्लेन बनाती है। तो उसको हम बोलते हैं ज़्विकेंटर। और ड्राइकेंटर उसको बोलते हैं जिसके अंदर 3 एब्रेडेड फेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको जोग्राफर्स मिलेंगे, इस चीज़ों के बीच में आपको अंतर बड़ा ही मुश्किल से समझा पाते हैं। तो तीनों को मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा इसके अंदर आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ दिखा देता हूँ। ये मेरे पर्सनल नोट्स का एक हाईलाइट है जो आपको के सामने मैं रख रहा हूँ, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका इरोजनल जो लैंड फॉर्म्स हैं, पवन द्वारा इरोजनल अपर्दित जो स्थलक करती हैं, वह समाप्त होती हैं। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है वो स्टार्ट होता है। और फिर उसके बाद आपका डिपोजिशन फीचर्स आपके सामने आएंगी। चलिए देखते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशनल वर्क ऑफ विंड होता है, विंड जो पवन द्वारा जो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके अंदर मुख्य रूप से 3 चीज़ें काम कर रही होती हैं। सबसे पहला जो काम करती है वो करती है सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन में क्या करती है कि जो 0.2 mm साइज़ का जो पदार्थ होते हैं, जो वह क्या होते हैं, उससे कम आकार के जितने पदार्थ होते हैं वो हवा में उड़ते हुए चलते हैं, ठीक है। 0.2 mm से कम का जो आकार होता है, वह चीज़ें वह सारी की सारी क्या करती है, हवा में उड़कर चलती हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं साल्टेशन। देखिए, साल्टेशन और सस्पेंशन में विचल मत जाना।
सस्पेंशन जो कहते हैं वह 0.2 mm से कम के पदार्थ होते हैं, वह उड़ते हुए चलते हैं। साल्टेशन क्या होता है कि वह जंप करते हुए चलते हैं, कभी कभी उड़ गए, कभी जंप, कभी उड़ गए, कभी जंप, इस प्रकार से जंप करते हुए चलते हैं। तो उनका आकार क्या होता है? उनका आकार 0.2 mm से ज़्यादा का आकार होता है किसका? साल्टेशन के अंदर, साल्टेशन में है। और जबकि क्या होता है ट्रैक्शन, ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो 0.2 mm से भी ज़्यादा और भी ज़्यादा भारी और पदार्थ होते हैं, वह क्या करते हैं? वह ज़मीन से रगड़ खाते हुए चलते हैं। ठीक है, ज़मीन से रगड़ खाते हुए चलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सरफेस क्रीप कहते हैं, पृष्ठीय सर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो अब आपको तीनों चीज़ों का पता चल गया। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है डिपोजिशनल वर्क, पहले इरोजन किया, फिर उस मैटर को ट्रांसपोर्ट किया, उड़ाया, और अब उसको कहीं जा कर के उसको डिपॉजिट करने का काम करती है पवन। ठीक है, अब वो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स हम देखते हैं कौन सी होती हैं। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म में सबसे पहली जो आती है उसको बोलते हैं उर्मिकाएँ, मतलब कि रिपल्स। देखिए, जिस प्रकार से समुद्र की लहरें चलती हैं ना, इस प्रकार किया करती, समुद्र की लहरों टाइप किया करती हैं, वह समुद्र के अंदर मिलती हैं, सॉरी डेजर्ट के अंदर मिलती है, जो कि रेतीला डेजर्ट है, वहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर मिलती है। तो वह किस प्रकार से बनती है? जब जो हवा चलती है उसके समकोण में मिलती है। जिस प्रकार से हवा इस प्रकार से चल रही है, तो वह इस प्रकार से आपकी यूं करके आपके वहाँ पर लहरनुमा आकृति आपको दिखाई देती है, छोटे छोटे सी है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रिपल्स कहते हैं। उसके बाद जो सैंड ड्यून्स बनते हैं, सैंड ड्यून्स मतलब सैंड ड्यून मतलब बालू रेत के टिब्बे, जो टीले होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सैंड ड्यून्स कहते हैं। अब सैंड ड्यून्स यहाँ पर कई प्रकार के हो सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बालू के रेत के टीलों की आकार की बात करें, तो वह आपका 2-3 मीटर से लेकर 300 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं, जबकि उनकी जो लंबाई है 3 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक की, 150 किलोमीटर तक की उनकी क्या हो सकती है? लंबाई हो सकती है। और उसका यदि हम उसकी बालू के रेत के जो टिब्बे हैं वह आगे की तरफ मूव करते रहते हैं। देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है कि एक तरफ से हवा चल रही है, जैसे कि ये रेत का टीला है, यहाँ से हवा चल रही है, तो जिस तरफ से हवा चल रही होती है वहाँ से जो ढाल है वह मंद होता है, जबकि इस साइड को हम, जहाँ से हवा आ रही है, इस साइड को हम क्या कहते हैं? विंडवार्ड साइड, मतलब कि हवा वाली दिशा। और लीवार्ड साइड होती है, वहाँ पर ढाल है जो वो तीव्र होता है, मतलब खड़ा ढाल होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लीवार्ड साइड। तो लीवार्ड साइड पे जो ढाल है वह खड़ा होता है, जबकि विंडवार्ड साइड है, जो वहाँ पर जो ढलान है वह क्या होता है? वह मंद ढलान होता है। और यह आगे खिसकता रहता है सामान्य 5 से 30 मीटर प्रति वर्ष की गति से। ठीक है, एक वर्ष में मतलब कि 5 से 30 मीटर तक आगे खिसक सकता है पूरे का पूरा डेजर्ट। ठीक है, बालू के जो रेत के टीले होते हैं उनके आकार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनके आकार जो होते हैं उनके आधार पर हम देखते हैं। पहला जो होता है उसको हम बरखान टिब्बे, बरखान ड्यून्स के नाम से जानते हैं। तो बरखान जो ड्यून्स होते हैं, इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, इसकी आकृति क्या होती है? जब जिस तरफ से हवा चल रही होती है उस तरफ से उसका ढाल है जो उत्तल टाइप का ढाल होता है, जबकि जिस तरफ से हवा नीचे की तरफ बैठ रही है, मतलब कि विंडवार्ड साइड से इसका ढाल है जो वह उत्तल लेंस की तरह, मतलब ऊपर की तरफ उभरा हुआ होता है, जबकि विंडवार्ड साइड, जब जहाँ से हवा नीचे की तरफ बैठ रही है, वहाँ पर इसकी जो आकार होता है वह चंद्र आकार की तरह होता है। और वहाँ पर इसके 2 सींग टाइप में निकले रहते हैं, जैसा कि आप चित्र के अंदर आप देख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये बनते हैं, और इनकी औसत ऊंचाई है जो वह 30 मीटर तक होती है। और बरखान मुख्यतः तुर्कमेनिस्तान, आटाकामा डेजर्ट्स है जो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, वहाँ पर वह सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के डेजर्ट्स हैं जिनको हम बरखान कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसवर्स ड्यून भी होते हैं। ट्रांसवर्स ड्यून किस प्रकार के होते हैं? लैंगिट्यूडनल ड्यून्स भी होते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून भी होते हैं, लोएसिस भी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर ट्रांसवर्स ड्यून्स जो होते हैं वह मुख्य रूप से आपके समुद्र के किनारे या फिर ऐसे स्थान पर बनते हैं जहाँ पर हवा की दिशा जो वह एक ही दिशा में होती है।
जब हवा के, और ये हवा के हमेशा ही समकोण बनते हैं, जिस प्रकार से हवा इस प्रकार से है तो यह इस प्रकार से यहाँ पर सैंड ड्यून्स बनेंगे। हवा ऐसे है और ये आपका इस प्रकार से समकोण बनते हैं। तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या होती है कि यह एक दूसरे, इसमें उर्मिकाएँ भी डेवलप होती हैं, और हवा है जो वह निरंतर एक ही दिशा में चलती रहती है, और यह इसके समकोण बनते हैं। इसके बाद आते हैं लॉन्गिट्यूडनल डून्स। लॉन्गिट्यूडनल डून्स भी क्या होते हैं, क्या होता है कि जब हवाएं चलती रहती हैं एक ही दिशा में लगातार निरंतर चलती रहती हैं, तो एक पर्टिकुलर बीच वाले पार्ट को वह उड़ा कर ले जाती है, ठीक है। और वहाँ से नीचे से क्या होता है, आपका पथरीली भूमि बाहर निकल आती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, कारवां के रूप में उसको हम यूज़ करते। कारवां क्या होता था, जब लोग उसको चलने का काम करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो इसी लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स के ऊपर से होते हुए वह आगे आगे की तरफ बढ़ते थे, ठीक है। जो अनुदैर्ध्य या फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं, इनको हम कहें तो इनको हम सीफ भी कहते हैं, ठीक है। इनको सीफ भी कहा जाता है, और अरबी भाषा में इसका मतलब होता है तलवार, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल्स का मतलब होता है सीधा समानांतर जब हवा चलती रहती है, एक टीला ये बन गया, एक फिर बीच में गैप बन गया, फिर एक टीला बन गया, एक गैप बन गया। तो इस प्रकार से जब टोपोग्राफी देखने को मिलती है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कहते हैं। उसके बाद आता है लोएसिस। लोएसिस क्या होता है, लोएस LOESS, लोएस क्या होता है, उसके अंदर आपको मैं बताऊं कि जो मिट्टी होती है, जो उसकी मरुस्थलीय मिट्टी होती है, वह उड़कर जब हवा निरंतर एक दिशा में बहती रहती है तो एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर वह डिपॉजिट कर दी जाती है, जो कि कई 100 किलोमीटर, कई हज़ार किलोमीटर दूर तक वह उसका डिपोजिशन मिल सकता है आपको, ठीक है। तो उसको हम वहाँ पर क्या कहते हैं, आपका लोएस कहते हैं। इसी प्रकार का जमाव यदि मैं आपको इसका एक ज्वलंत उदाहरण दूं तो वहाँ पर गोबी डेजर्ट की, एशिया के अंदर जब गोबी डेजर्ट है, वहाँ से जो हवा उड़ करके हवांगो बेसिन में जा कर के, चाइना का जो हवांगो बेसिन है वहाँ पर लोएस प्लेटू भी कहते हैं, जिसको हम वहाँ पर जा कर के यह निक्षेपण हुआ, और इसका जो आकार है वह 2,50,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है यह जो, और वहाँ पर 200 से 500 फुट तक की जो है क्या है, वह रेत वहाँ पर जमा कर दी गई है, जिसकी वजह से यदि यहाँ पर यह मिट्टी इतनी उपजाऊ भी होती है कि यहाँ पर यदि इसका क्या कहते हैं प्रॉपर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो बहुत अच्छी यहाँ पर खेती भी की जा सकती है, ठीक है। तो इसके अनेक उदाहरण यहाँ इंडिया में भी मिलते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के अंदर इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे स्थानों पर इसके उदाहरण, जर्मनी में भी है, तो वहाँ पर भी इसके, फ्रांस जर्मनी में भी इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारी जगह पर इसके उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है पेडिमेंट्स। पेडिमेंट्स क्या होता है, तो लास्ट में यहाँ पर क्या बनता है, पेडिमेंट बनता है। पेडिमेंट क्या होता है कि जब किसी मरुस्थलीय भाग में कोई इस प्रकार का इंसेलबर्ग हो या फिर कोई चट्टानी भूभाग यूँ ऊपर उभरा हुआ हो, पहाड़ी नुमा करती हो, और उसके बिल्कुल ही नीचे वाले क्षेत्र में जहाँ पर पत्थर टूटे फूटे बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं, उस पूरे भूभाग को हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। मतलब कि पहाड़ी है, पहाड़ी के नीचे जो छोटे मोटे पत्थर पड़े रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेडिमेंट कहते हैं। और उससे जो आगे का जो भाग होता है वहाँ पर समतल मैदान मिलता है, जिसका ढाल है जो है इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम होता है। मतलब क्या होता है कि पानी है जो उस इधर पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर पहाड़ है, ये मैदान है, इसके इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। तो इसमें क्या होगा कि ड्रेनेज सिस्टम है जो बीच में यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है। इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है बीच में पानी इकट्ठा होना, मतलब कि बीच में झील का निर्माण होना। मतलब जितना भी पहाड़ों से पानी फिसल कर आएगा वह बीच में झील में जमा हो जाता है। तो पहले जो पहाड़ है, पहाड़ के जस्ट नीचे जो क्या होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, आपके बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं जिसको हम पेडिमेंट कहते हैं। और उससे आगे जब हम उस मैदान के बीच की तरफ और बीच की तरफ बढ़ने लगते हैं
हैं तो वहाँ पर आपको क्या मिलता है, बजाडा मिलता है। बजाडा जिसको हम कहते हैं वह पथरीली भूमि होती है, छोटे छोटे से कंकड़ पत्थर वहाँ पर पड़े रहते हैं और उस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, बजाडा कहते हैं। और बीच में जो मिलता है उसको हम पलाया बोलते हैं। पलाया एक झील होती है जो बीच में होती है, वह सलाइन झील होती है, नमक के पानी की झील होती है, क्योंकि ऊपर से पानी बहकर आता है और पानी बीच में इकट्ठा हो जाता है, गर्मी ज़्यादा होती है तो वह पानी उड़ जाता है और बीच में नमक का ताल बच जाता है। तो इस प्रकार की जो पूरी भूमि होती है इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम बोल्सन भी कहते हैं, BOLSON, बोल्सन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका चित्र आपके सामने यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, यह आप देख लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक था पवन द्वारा निर्मित का जो स्थलाकृतियाँ हैं वह समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी। आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं, देखते हैं हो सकता है 16 तारीख से कॉलेज खुल जाएं तो हम कॉलेज में भी बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। चलिए मिलते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।